हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। पता है दुनिया में सबसे भयानक बीमारी कौन सी होती है? दिमाग की बीमारी, जो पेशेंट के साथ उसके आसपास के लोगों की भी जान ले सकती है। इस बीमारी में पेशेंट को खुद का पता नहीं होता, ना एहसास होता है कि उसने अपने ही हाथों से अपनों की जान ली है। तो चलो इस सब्जेक्ट पे बनी इस मूवी का एक्सप्लेनेशन देखते हैं। फिगो मेंटली बहुत डिस्टर्ब है। जब से उसके लड़के की मौत हुई है तब से उसका ये हाल है। अपने बच्चे की मौत को वो स्वीकार नहीं कर पाया। वो उसे अपने दिमाग में जिंदा रखे हुए है। पिछले 3 साल से वो जॉबलेस है। वाइफ जेनी जॉब ढूंढ रही है तो फिगो उस पे शक करने लगा है। वो बात बात पे गुस्सा होता रहता है। अब तंग आके जेनी ने घर छोड़ के जाने का फैसला किया है। तो ऐसे में एक रात फिगो घर लौट रहा होता है तो अपार्टमेंट के नीचे खड़ी कार में वह एक शख्स को किसी का इंतजार करते हुए देखता है। शकी फिगो को लगता है कि वह शख्स जेनी का इंतजार कर रहा है। फिगो अपनी रूम तक पहुंचता है तो देखता है जेनी सामान लेके कहीं जा रही है। वो उसे रोकने की कोशिश करता है। जेनी उससे कहती है कि अब वह सहन नहीं कर सकती तो वह घर छोड़ के जा रही है। उसकी बातों से पता चलता है कि जेनी की मां ने फिगो का कर्जा चुकाने के लिए ये रूम भी गिरवी रखा है। जेनी रोते हुए फिगो से कहती है कि उनका लड़का मर चुका है तो उसे सच्चाई का स्वीकार कर लेना चाहिए क्योंकि अब वह वापस नहीं आएगा। फिगो गुस्से से उसे कहता है कि उनका लड़का पायलट बनने वाला है, हमें उसके सपने पूरे करने चाहिए। तभी जेनी को उसकी माँ का फोन आता है कि वो उसे पिकअप करने आ रही है। तो पता चलता है कि नीचे कार में बैठा आदमी किसी और की राह देख रहा था। मगर फिगो को ये गलतफहमी होती है कि फोन जेनी के बॉयफ्रेंड का है। तो अब गुस्से से बेकाबू होके वह जेनी को विंडो में से नीचे फेंक देता है। जेनी की लाश नीचे खड़ी उसकी माँ के सामने गिरती है। जेनी ऑन द स्पॉट मर जाती है। माँ रोती रह जाती है तो ऊपर विंडो में खड़ा फिगो देखता रह जाता है। अपने किए पे फिगो पूरी तरह नर्वस हो जाता है और गैस सिलेंडर का गैस छोड़ के खुद को खत्म करने का फैसला करता है। तभी उसे पकड़ने पुलिस वहां पहुंचता है मगर फिगो लाइटर ऑन करके ब्लास्ट करता है जिसमें वो घायल होता है। कोर्ट में फिगो का वकील उसके स्किज़ोफ्रेनिक होने के सबूत पेश करके उसे मौत की सजा से तो बचा लेता है मगर उसके इलाज के लिए साइकेट्रिक हॉस्पिटल भेजने का ऑर्डर कोर्ट देता है। जेनी की मां को ये नाइंसाफी लगती है। अब इस हादसे को 3 साल गुजरते हैं। पिछले 3 साल से डॉक्टर कूपर फिगो पे इलाज कर रहा है जो एक ब्रिलियंट साइकेट्रिस्ट माना जाता है। वह इस नतीजे पे पहुंचता है कि फिगो अब ठीक हुआ है। तो अब फाइनल टेस्ट के लिए फिगो को बुलाया जाता है। कूपर फिगो को कुछ गूगली सवाल पूछता है मगर फिगो उसके सही जवाब देता है। फिगो की बातों से कूपर कंफर्म करता है कि फिगो को इस बात का एहसास है कि उसका लड़का मर चुका है तो उसने अपनी पत्नी जेनी का अनजाने में मर्डर किया है और वो मेंटली बीमार था। फिगो को इन सब बातों का पछतावा है। तो अब कूपर हॉस्पिटल की कमेटी के सामने फिगो की रिकवरी की रिपोर्ट्स रखता है और फिगो को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज देने का प्रस्ताव रखता है। वो कमेटी से कहता है कि उन्हें फिगो को फिर से सोसाइटी में जीने का एक मौका देना चाहिए। वह डिस्चार्ज के बाद भी फिगो पे नजर रखेगा और फिगो अपनी मेडिसिन लेना जारी रखेगा। क्योंकि मर्डर की सजा के बदले फिगो को इस हॉस्पिटल में भेजा गया है तो बाकी डॉक्टर इस फैसले के खिलाफ है, खास करके डॉक्टर लुइस, जिसको चिंता लगी है मीडिया की। लुइस को लगता है कि अगर फिगो को इस तरह आजाद किया तो पब्लिक में असंतोष फैलेगा मगर कूपर को लगता है मीडिया के डर से पेशेंट को एक नई जिंदगी जीने से रोकना गलत बात है। डॉक्टर के लिए वो एक पेशेंट है, मर्डरर या गुनेगार नहीं। तो डीन फेलिक्स कूपर के फेवर में फैसला देते हैं क्योंकि उन्हें कूपर की ट्रीटमेंट पे विश्वास है। लुइस कूपर से कहता है कि कहीं उसका फैसला गलत ना साबित हो। तो अब फिगो को हांगकांग सिटी में छोड़ा जाता है। उसे एक रेस्टोरेंट में वेटर की जॉब भी दिलाई जाती है और उसके रहने का बंदोबस्त भी किया जाता है। डॉक्टर मारिया कूपर को ट्रीटमेंट में असिस्ट करती है। दोनों के बीच क्लोज रिलेशंस भी है। एक दिन डीन फेलिक्स कूपर को बुला के उससे कहते हैं कि दिमागी बीमार पेशेंट अगर काफी दिनों तक हॉस्पिटल में रहे तो वह ठीक होने के बाद बाहरी दुनिया में जाने से डरता है। अगर उसे बाहरी लोगों से ठीक तरह से ट्रीटमेंट नहीं मिली तो वह फिर से दिमागी बीमार हो सकता है। फेलिक्स कूपर से कहते हैं कि उन्हें कैंसर है, वह 1 महीने से ज्यादा जिंदा नहीं रहेंगे। तो वह चाहते हैं कि उनकी मौत के बाद कूपर इस हॉस्पिटल का डीन बने। एक रात कूपर मारिया के साथ फिगो की हेल्थ का जायजा लेने उस रेस्टोरेंट में जाता है जहाँ फिगो वेटर है। तो वहाँ पे फिगो की सास यानी जेनी की माँ आ जाती है जो अपनी लड़की के मर्डर को भूली नहीं। फिगो कूपर से कहता है कि वह आए दिन उसे परेशान करने आती रहती है। फिगो को डर है कि उसकी सास की ये टॉर्चरिंग कहीं फिर से उसे बीमार ना कर दे। वो कूपर से कहता है कि साइड इफेक्ट्स की वजह से उसने मेडिसिन भी लेना बंद कर दिया है, जिससे कूपर टेंशन में आता है। मारिया कूपर से शादी करके घर बसाना चाहती है, बच्चे पैदा करना चाहती है मगर कूपर ऐसी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं चाहता। उसे किसी बात का डर है। उसका फैसला सुन के मारिया अंदर से कई नाराज हो जाती है। या जेनी की माँ का फिगो को टॉर्चर करना जारी रहता है। वह अब उसके घर आके उसे परेशान करने लगती है जिससे फिगो डिस्टर्ब होने लगता है और रात को घर जाना अवॉइड करने लगता है। ऐसे में एक रात कूपर को फोन आता है कि डीन फेलिक्स की मौत हो गई है। फेलिक्स ने अपना वर्कशॉप
कूपर के नाम किया है। तो अब कूपर फेलिक्स के वर्कशॉप में आता है जहाँ फेलिक्स ने आज तक किए हुए रिसर्च के पेपर्स पढ़े हैं। कूपर को वह दिन याद आते हैं जब उसने डॉक्टर की डिग्री हासिल की थी। तभी वहाँ पे लुइस आ जाता है। वो कूपर से कहता है कि वैसे तो मैं डीन बनने वाला था, मगर मैं कुछ महीनों बाद रिटायरमेंट लेने वाला हूँ। लुइस बताता है कि फेलिक्स ने खास करके मुझसे कहा था कि मैं तुम पे नजर रखूं। लुइस की बातें सुनकर कूपर डिस्टर्ब फील करता है। यहाँ एक दिन फिगो जेनी के मेमोरियल जाता है। उसे इस बात का अफसोस है कि उसके हाथों उसकी पत्नी का मर्डर हुआ। तभी वहाँ पे जेनी की माँ आ जाती है। वो उससे कहती है कि उसके जिंदगी की सबसे बड़ी गलती ये थी कि उसने अपनी बेटी की शादी फिगो से करवाई। उस रात अगर वो वक्त पे आती तो शायद आज उसकी बेटी जिंदा होती। वो फिगो से कहती है कि तुमने ना सिर्फ जेनी का बल्कि उसके पेट में पल रहे तुम्हारे बच्चे का भी मर्डर किया है। वो सुन के फिगो शॉक होता है क्योंकि इस बारे में उसे कोई खबर नहीं थी। अब वो फिगो को धमकी देती है कि जब तक वो जिंदा है वो उसे टॉर्चर करती रहेगी और तब तक टॉर्चर करेगी जब तक वो फिर से पागल नहीं हो जाता। तो अब फिगो कूपर को फोन करके उससे पूछता है कि उसने उससे ये बात क्यों छुपाई कि उसकी वाइफ प्रेग्नेंट थी। कूपर उससे कहता है कि ये साफ झूठ है। उसने जेनी की ऑटोप्सी रिपोर्ट पढ़ी है, उसमें ऐसी कोई बात मेंशन नहीं की थी। वो फिगो से कहता है कि उसकी सास उसे डिस्टर्ब करने के लिए झूठ बोल रही है, मगर फिर भी अब फिगो गिल्टी फील करने लगता है कि उसने अपनी वाइफ के साथ अपने बच्चे का भी मर्डर किया। वो कूपर से कहता है कि वह इस गिल्ट के साथ जिंदगी नहीं गुजार सकता, तो वह सुसाइड करने जा रहा है। फिगो की बातें सुन के कूपर उसके अपार्टमेंट की तरफ भागता है। यहाँ फिगो सुसाइड करने के इरादे से बिल्डिंग की टेरेस पे आता है। वह टेरेस की किनारी दीवार पे बैठ जाता है कि तभी वहाँ पे एक नशेड़ी आ जाता है और नशे में फिगो को नीचे पुश करने की कोशिश करता है। वो फिगो से लड़ पड़ता है तो फिगो उससे छुटकारा पाने के लिए उसे जोर से दीवार पे पटक देता है, जिससे वह आदमी वहीं पे मर जाता है। तभी वहाँ पे कूपर आ पहुंचता है। फिगो के हाथ हुए इस कांड को देख के वो शॉक होता है। फिगो उसे बताने की कोशिश करता है कि वो एक एक्सीडेंट था, मगर कूपर उस पर विश्वास नहीं रखता। फिगो की वजह से उसका करियर भी दांव पे लगा है। फिगो अपने आप को पुलिस के हवाले करना चाहता है, मगर कूपर उसे भागने की सलाह देता है। उसे अब फिगो से ज्यादा खुद की पड़ी है। तभी कूपर को याद आता है कि वो उसका मोबाइल टेरेस पे भूल आया है। कूपर टेरेस पे आके अपना मोबाइल ले लेता है तो फिगो अपना सामान बटोर के घर से भाग लेता है। रात को न्यूज से कूपर को पता चलता है कि पुलिस को टेरेस पे उस नशेड़ी की लाश मिली है। दूसरे दिन पुलिस उस बिल्डिंग में रहने वाले सभी टेनेंट से पूछताछ करती है तो उन्हें पता चलता है फिगो गायब है। पुलिस को डस्टबिन में कूपर का लिखा प्रिस्क्रिप्शन मिलता है तो वो उससे मिलने हॉस्पिटल पहुंच जाती है। उन्हें देख के कूपर नर्वस फील करता है। वो डिटेक्टिव से कहता है कि फिगो पूरी तरह से ठीक हो गया है। डिटेक्टिव उससे कहते हैं कि अगर फिगो उसे कांटेक्ट करे तो वो पुलिस को इत्तला करे। तो अब कूपर फिगो को कॉल करके उसे मिलने बुलाता है। कूपर फिगो को सलाह देता है कि उसे अपने आप को पुलिस के हवाले कर देना चाहिए, जिससे फिगो उस पर गुस्सा होता है। वो कूपर से कहता है कि उस दिन तुमने मुझे भागने की सलाह दी थी और अब पुलिस के हवाले करने को बोल रहे हो। तुम्हारे भरोसे मैं फिर से इस दुनिया में जीने की कोशिश कर रहा हूँ। अब मैं वापस जेल नहीं जाऊंगा। फिगो कूपर से कहता है कि तुम पे से मेरा विश्वास उड़ते जा रहा है। इतना कह के फिगो चला जाता है, जिससे कूपर पूरी तरह डिस्टर्ब हो जाता है। अगले दिन एक 10 साल का बच्चा चाकू की वार से घायल पुलिस को मिलता है। तभी एक रिपोर्टर का फोन कूपर को आता है, जिसे लगता है कि इस बच्चे के हमले के पीछे भी फिगो है और इन घटनाओं का जिम्मेदार कूपर है, जिसने एक पागल मर्डरर को अच्छा करार देके सोसाइटी में छोड़ दिया। रिपोर्टर की इस बात से डिस्टर्ब होकर कूपर जब अपनी केबिन में आता है तो देखता है एक औरत अपने बच्चे के साथ वहां बैठी है। वह औरत कूपर से कहती है कि उसका लड़का मेंटली बीमार है। वो खुद से बातें करता है। उसे अपने आसपास लोग दिखाई देते हैं, शायद उसे किसी आत्मा ने पजेस किया है। वह कूपर से कहती है कि मैंने कई डॉक्टरों को दिखाया, मगर सब यही कहते हैं कि वह ठीक ठाक है। तो अब कूपर उस लेडी को कुछ देर के लिए बाहर बैठने कहता है और उस बच्चे के पास आके उससे पूछता है कि तुम्हारी माँ बीमार है ना। बच्चा कहता है हाँ, ये सब चीजें उसकी माँ के साथ हो रही है, मेरे साथ नहीं। तो अब कूपर उस लेडी से कहता है कि वह उसके बच्चे को ठीक करेगा। वो कल अकेली आके उसका चेकअप कराए। रात को कूपर घर आता है जहाँ मारिया उसका इंतजार कर रही है। वो कूपर को अपने मेडिकल रिपोर्ट दिखाती है, जिससे पता चलता है कि वह प्रेग्नेंट है। वह देख के कूपर नाराज होता है। कूपर उससे कहता है कि मैंने पहले ही कहा था मैं शादी इस शर्त पे करूंगा कि हम कोई बच्चा पैदा नहीं करेंगे। बच्चा पैदा करने से तो मैं कुत्ता पालना पसंद करूंगा, मैं बच्चे में फंसना नहीं चाहता। वो मारिया से कहता है कि या तो वो बच्चा रखे या उससे संबंध, नहीं तो एबॉर्शन कराए। कूपर की बातों से मारिया दुखी होती है और घर से चली जाती है। दूसरे दिन कैंटीन में लुइस कूपर से कहता है कि उसके प्रमोशन को सेलिब्रेट करने के लिए उसने एक प्रोग्राम रखा है, मगर कूपर का मूड पूरी तरह से ऑफ है, तो वह लुइस को प्रोग्राम रखने से मना करता है। तभी लुइस फिगो की बात निकालता है और कूपर से कहता है कि तुम्हारा पेशेंट बाहर बेकाबू हो गया है और तुम्हारा उस पर कंट्रोल नहीं। कूपर उससे कहता है तुम ही मीडिया में ये बात फैला रहे हो कि फिगो मेरी नाकामयाबी का सबूत है,
तो उस पर लुइस उससे कहता है कि अब तो तुम मेंटल पेशेंट की तरह बात कर रहे हो, जिससे गुस्सा होकर कूपर वहां से चला जाता है। अब डिस्टर्ब कूपर मारिया को मैसेज भेजता है कि वह एक अच्छा स्टूडेंट था, अच्छा डॉक्टर है, अच्छा हस्बैंड भी बनेगा, मगर डिसअपॉइंटिंग फादर नहीं बनना चाहता। वो मारिया से कहता है कि वह कुछ दिनों के लिए छुट्टी पे जा रहा है। मारिया समझ जाती है कि कुछ तो गड़बड़ है। यहाँ कूपर फेलिक्स के वर्कशॉप आके किसी चीज की तैयारी शुरू करता है। वो सीसीटीवी लगाता है। मारिया सब जगह कूपर को तलाशती है, मगर वो उसे नहीं मिलता। यहाँ कूपर फिगो को लेके वर्कशॉप आता है। वो उससे कहता है कि उसे पुलिस से छुपने की जरूरत नहीं, वो उसे यहाँ रख के उसका इलाज करेगा। उसके ठीक होने के बाद ही वो उसे आजाद करेगा। तो अब फिगो की ट्रीटमेंट शुरू हो जाती है। सीसीटीवी के जरिए कूपर फिगो पे नजर रखने लगता है। मारिया कूपर को कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, मगर कूपर उसका कॉल रिसीव नहीं करता। तो यहाँ फिगो टाइम पास के लिए वो वहाँ पड़ी साइकेट्रिक के ऊपर की किताबें पढ़ने लगता है, मगर वो उन किताबों का इस्तेमाल कूपर ने उसे दी हुई दवाई छुपाने के लिए करने लगता है। फिगो कूपर से पूछता है कि पागल और किसी स्वस्थ इंसान में क्या फर्क होता है। कूपर कहता है किसी भी स्वस्थ आदमी को अच्छे और पागल आदमी में फर्क नजर आता है, मगर पागल को सभी पागल नजर आते हैं। फिगो उससे कहता है तो मैं स्वस्थ हूँ क्योंकि मुझे सभी अच्छे नजर आते हैं, मगर मैं स्वस्थ होने के बावजूद तुम्हें पागल नजर आ रहा हूँ। तो क्या तुम्हारे दिमाग में प्रॉब्लम है? कूपर फिगो को दवाई लेने के लिए फोर्स करता है, तो फिगो उसे चालाकी से अपने हाथ में छुपाता है, मगर कूपर उसकी ये चालाकी पकड़ लेता है। वो उसे गुस्सा करता है कि उसे दवाई लेनी होगी, मगर फिगो एक ही बात पे अड़ा है कि वो पूरी तरह से ठीक हुआ है, उसे दवाई की जरूरत नहीं। वह कूपर से कहता है तुम जानबूझ के मुझे बीमार साबित करने पे तुले हुए हो, दवाई की तो तुम्हें जरूरत है। अब जब कूपर वार्डरोब खोलता है तो उसे उसमें रखी सारी दवाई गायब दिखाई देती है, जो फिगो ने फेंक दी है। तो अब कूपर हॉस्पिटल से दवाई चोरी करता है, मगर लुइस को उस पर शक होता है। कूपर वहां से भाग खड़ा होता है। अब कूपर वर्कशॉप पहुंचता है और फिगो को दवाई लेने के लिए फोर्स करता है। दोनों में इस बात पे आर्ग्यूमेंट होती है कि मेंटली बीमार कौन है। फिगो कूपर से कहता है कि साइकेट्रिस्ट भी मेंटली बीमार हो सकता है, ऐसा तुम ही ने अपने किताब में लिखा है, और पागलपन के सिम्टम्स तुम में दिखाई देने लगे हैं। कूपर उससे कहता है कि मैं पागल नहीं हूँ। फिगो उससे पूछता है तो उस दिन टेरेस पे तुमने पुलिस को कॉल क्यों नहीं किया? क्योंकि तुम अपने फेल्योर से डरते हो। तुम नहीं चाहते हो कि दुनिया तुमसे कहे तुम्हारा इलाज करने का तरीका गलत है। जिस मर्डरर को तुमने ठीक समझ के छोड़ा, उसने बाहर आके और एक मर्डर किया। तुम अपने आप को तसल्ली देने के लिए मुझे यहाँ बंद करके जबरदस्ती इलाज करा रहे हो। हालांकि वो मर्डर नहीं, एक्सीडेंट था। मैं तो पहले से ही अपने आप को पुलिस के हवाले करना चाहता था। वह तुम थे जो मुझे रोकते रहे, क्योंकि तुम नहीं चाहते दुनिया तुम्हें एक फेलियर डॉक्टर के रूप में जाने। मैं नहीं, तुम स्किज़ोफ्रेनिक हो, और एक ऐसा सीक्रेट है जो तुमने दुनिया से पिछले 20 साल से छुपा के रखा है। अब जब कूपर फाइल खोलता है तो हमें पता चलता है वो मेंटल रिपोर्ट उस लेडी की है जो उस दिन अपने बच्चे को दिखाने कूपर के केबिन में आई थी। दरअसल वो लेडी कोई और नहीं बल्कि कूपर की माँ थी, और उसके साथ जो बच्चा था वो खुद कूपर था। यानी उस दिन कूपर का अपनी माँ को देखना ये भी उसका इल्यूजन था। 20 साल पहले वो यही बात लेके फेलिक्स के पास आई थी। कूपर के माँ बाप दोनों स्किज़ोफ्रेनिक थे। फेलिक्स ने कूपर से कहा था कि अगर फैमिली में इस बीमारी की हिस्ट्री हो तो आगे के जनरेशन में मेंटल बीमारी आने के काफी चांसेस है। मेंटल बीमारी के चलते कूपर की माँ ने उसके सामने बिल्डिंग से कूद के सुसाइड की थी। कूपर को हमेशा डर लगा रहता था कि ये बीमारी उसे ना जकड़ ले। फिगो उससे कहता है कि ये मैं नहीं, तुम हो, जिसे तुमने अपने दिमाग में बसा लिया है। यहाँ ये भी पता चलता है कि अपने बच्चे को मेंटल बीमारी ना हो, इस डर से कूपर बच्चे पैदा नहीं करना चाहता था। अब कूपर को फिगो के इल्यूजन्स आने लगते हैं। फिगो उससे कहता है कि उसे अपना इलाज कराना चाहिए। तभी कूपर को मारिया का फोन आता है कि वो वर्कशॉप पहुंच रही है। फिगो कूपर से कहता है कि मारिया के पेट में जो उसका बच्चा पल रहा है उसे मारना होगा, वरना वह भी पागल पैदा होगा। अब हाथ में मिरर का टुकड़ा लेके कूपर फिगो को रोकने मुड़ता है। फिगो फेलिक्स को ये कह के मारता है कि वह कूपर की माँ का इलाज नहीं कर पाया। अब कूपर अपना कंट्रोल खो बैठता है। उसे फिगो की सास, फिगो और उसकी माँ दिखने लगती है। वो उससे कहती है कि मेरी बीमारी की वजह से तुम मुझसे नफरत करते रहे, मगर अब ये बीमारी तुम्हें भी हुई है, तुम्हारा बच्चा भी तुमसे नफरत करेगा। फिगो कूपर से पूछता है बताओ क्या अब तुम्हें सब पागल दिख रहे हैं ना? अब तुम पागल का दर्द समझ सकोगे। अब कूपर फिगो के पीछे भागता है कि वहाँ मारिया लुइस के साथ पहुंचती है। फिगो मारिया को मारने मुड़ता है तो पीछे से कूपर उसके पेट में वो मिरर का टुकड़ा भोंक देता है, मगर अगले ही पल हमें दिखता है कि कूपर ने अपने ही पेट में वो टुकड़ा भोंक दिया है। और यहाँ राज खुलता है कि कूपर के आसपास जो फिगो हमें दिख रहा था वो उसकी इमेजिनेशन थी। असली फिगो ने तो कब का अपने आप को पुलिस के हवाले किया था। घायल कूपर को हॉस्पिटल भेज दिया जाता है। लुइस और मारिया वर्कशॉप पहुंचती है तो वहाँ सब चीजें बिखरी पड़ी होती है। लुइस मारिया को बताता है कि कूपर ने अपने दिमाग में एक अल्टरनेट इमेजिनरी फिगो बना के रखा था।
दरअसल उस वर्कशॉप में कूपर फिगो को लेके आया ही नहीं था, वह उसके दिमाग में बसा फिगो था। वो दोनों रोल निभा रहा था, एक डॉक्टर कूपर का तो दूसरा पेशेंट फिगो का। दोनों रोल में वो खुद से ही बातें किया करता था। इसे ही स्किज़ोफ्रेनिक की बीमारी बोलते हैं, जो उसे उसकी माँ से मिली थी। अब कुछ दिन गुजरते हैं, कूपर से मिलने मारिया साइकेट्रिक हॉस्पिटल जाती है। कूपर मारिया के पेट में पल रहे अपने बच्चे को फील करता है। तभी लुइस वहां आता है, जो कूपर पे इलाज कर रहा है। वो कूपर से कहता है कि फिगो उससे मिलना चाहता है। फिगो कूपर से कहता है कि उस दिन बस में मैंने तुम्हें डिस्टर्ब देखा, तभी मुझे तुम में नजर आया। मैंने उसके बाद ही अपने आप को पुलिस के हवाले किया था। मैं जेल में सजा काटना चाहता हूँ, ना कि मेंटल हॉस्पिटल में, क्योंकि मैं मेंटल बीमार नहीं हूँ। जो मैंने किया है उसकी मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ। तो अब कूपर फिगो से कहता है कि उस रात तुमने उस नशेड़ी को नहीं मारा था। मैं जब फोन लेने टेरेस पे पहुंचा तो वो नशेड़ी जिंदा था, मगर न जाने मुझे क्या हुआ, मैंने उसे वहीं पे खामोश कर दिया। मैंने 20 साल मेरी माँ के पागलपन का सीक्रेट दुनिया से छुपाया, क्योंकि स्किज़ोफ्रेनिया ये हेरिडिटरी बीमारी हो सकती है। मैं नहीं चाहता था इस बात को लेके लोग मुझ पे या मेरी ट्रीटमेंट पे शक करें, मगर उस एक सीक्रेट ने मेरे दिमाग को बीमार कर दिया। तो नशेड़ी की मौत का ये सीक्रेट मैं दुनिया के सामने जाहिर करूंगा। फिगो उसे रोकते हुए कहता है, मेरी वाइफ के मर्डर में मेरा जो सजा काटना बाकी रह गया था वह सजा मैं अब काटूंगा। वैसे भी कोर्ट तुम्हारी गवाही को सच नहीं मानेगा। अब तुम बताओ, क्या मैं मेंटली बीमार लगता हूँ? कूपर कहता है नहीं। फिगो कूपर को थैंक्स कह के अपनी सजा काटने चला जाता है। हर किसी को अपनी किस्मत से जीना है, ना हम किस्मत से छुप सकते हैं ना भाग सकते हैं। या मारिया हॉस्पिटल में एक स्वस्थ बच्चे को जन्म देती है। बाहरी तूफान आता है और चला जाता है, मगर हमारे दिमाग में चल रहा तूफान पता नहीं कभी थमेगा भी या नहीं। मूवी यहाँ खत्म होती है।